जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं और क्लास को शेयर कर दें। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य ज्ञान यानी जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सब लोग जल्दी से आ जाइए, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी क्लास में आते हैं, सबसे पहले आपको क्लास को शेयर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबको जोड़िए, जोड़ दीजिए भैया जल्दी से सबको, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, है ना। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सामान्य ज्ञान के संभावित प्रश्नों के बारे में, ठीक है। और आज का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ये किसका मत था? ऑप्शन ए कहता है रॉबर्ट ओवेन का, ऑप्शन बी है लुइस ब्लांच का, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक एंगेल्स का, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का मत था कि औद्योगिक समाज जो है ये पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का मालिकाना हक है और पूंजीपतियों का फायदा मजदूरों की मेहनत से उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भगत सिंह किसके नेता थे? यहाँ पे किसके होगा, ठीक है। भगत सिंह किसके नेता थे? ऑप्शन ए कहता है अनुशीलन समिति के, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, ऑप्शन सी है अभिनव भारत के, ऑप्शन डी है अकाली दल के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। तो सचिन सन्याल तथा योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में, सचिन सन्याल और योगेश चंद्र 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। किसने गठन किया था? तो इसका गठन किया था सचिन सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी, इन दोनों ने 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था, यानी इसका गठन किया था। यह अखिल भारतीय स्तर पर पहला संगठन था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया और जब इसका गठन किया गया था तब इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, ठीक है। और इसी के जो नेता थे वो थे भगत सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समकालीन थे, ठीक है। यानी महाभाष्य के जो लेखक है पतंजलि, ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया है। तो पतंजलि ने किसके द्वारा? पाणिनि ने, आपको पता होगा पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, इसके ऊपर इन्होंने महाभाष्य लिखा है। किसने लिखा है महाभाष्य? ये लिखा है पतंजलि ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है राणा प्रताप, ऑप्शन डी है राणा उदय सिंह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा। तो ये राणा कुंभा जो थे ये सिसोदिया वंश के शासक थे और इन्होंने 1433 ईस्वी से 1473 ईस्वी में मालवा के शासक को परास्त करके चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना कराई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह कौन था? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट जोन्स, ऑप्शन बी है पायलटन, ऑप्शन सी है डिज़रेली, ऑप्शन डी है ग्लाइको स्टोन। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिज़रेली, है ना। डिज़रेली ने 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे थे। ऑप्शन ए है अहमदनगर एवं बीजापुर, ऑप्शन बी है बीदर एवं बीजापुर, ऑप्शन सी है बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन डी है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा, है ना। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के तहत 1685 ईस्वी में बीजापुर के शासक, बीजापुर का जो शासक था उसका नाम था आदिल शाह, ये बीजापुर का शासक था। तो औरंगजेब ने क्या किया था? आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया था कि दक्षिण विजय के तहत 1685 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय और 8 अक्टूबर 1682 को गोलका कुंड को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब गोलका कुंड को पराजित करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, है ना। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के तहत 1685 में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय और 8 अक्टूबर 1682 को गोलका कुंड को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलका कुंड या गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में से शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? कोयले के निम्नलिखित प्रकार आपको दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा किसमें अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? ऑप्शन ए कहता है इंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है बिटुमिन्स, ऑप्शन सी है लिंगानाइट, ऑप्शन डी है पीट। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला है और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 90% होती है। इसकी क्षमता उच्च तापीय होती है और यह जलते समय धुआं नहीं देता है और छूने पर हाथ काला नहीं होता है। इसकी जो क्वालिटी है वो इस प्रकार है, इसकी उच्च जो क्षमता है वो उच्च तापीय होती है, यह जलते हुए धुआं नहीं देता है और इसको छूने पर हाथ काला नहीं होता क्योंकि इसमें 90% कार्बन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, ठीक है। तो क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, मज़ा नहीं आ रहा भाई, 1-2 लोग क्लास को देख रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए सबको। हाँ, तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि हवाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कनाडा में, ऑप्शन बी है नॉर्वे में, ऑप्शन सी है रूस में, ऑप्शन डी है यूएसए में। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में, है ना। हवाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं।
USA में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 9 की। भैया शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, मज़ा नहीं आ रहा है, शेयर कर दीजिए क्लास को। एक दो लोग हैं ये भी बराबर से आते ही नहीं हैं, शेयर कर दीजिए क्लास को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए कश्मीर की घाटी में, ऑप्शन बी शांत घाटी में, ऑप्शन सी है सुरमा घाटी में, ऑप्शन डी है फूलों की घाटी में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये शांत घाटी जो है ये आपको केरल में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? केरल में। ठीक है, केरल राज्य की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। वरुणा प्रजाति है, ऑप्शन ए है सरसों की, ऑप्शन बी अलसी की, ऑप्शन सी है सूरजमुखी की, ऑप्शन डी है तिल की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरसों की। वरुणा प्रजाति जो है ये सरसों की एक प्रजाति है। सरसों एक तिलहनी फसल है ना। सरसों कौन सी फसल है? तिलहनी फसल है। और पूषा बोल्ड, पूषा जय किसान, पूषा बोल्ड, पूषा जय किसान और वरुणा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। सरसों की कौन कौन सी प्रजाति हैं? पूषा बोल्ड, पूषा जय किसान और वरुणा। ठीक है, कंप्लीट है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है गार्नेट, ऑप्शन सी है मैग्नीज, ऑप्शन डी है पाइराइट, है ना। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी जिसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गार्नेट। ठीक है, गार्नेट जो है ये कायांतरित चट्टानों से संबंध रखता है। कायांतरित चट्टान अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। साधारण तौर पे देखा जाए तो रूप परिवर्तन परतदार एवं आग्नेय शैलों का होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है और इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। गार्नेट का संबंध कायांतरित चट्टान से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 कह रहा कि कंधार स्थित है। ऑप्शन ए है दक्षिण अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है उत्तरी अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी है पूर्वी इराक में, ऑप्शन डी है पश्चिमी पाकिस्तान में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफगानिस्तान में। कंधार जो है ये दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है और कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। कंधार जो है ये कंधार प्रांत की क्या है? राजधानी है। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। यह दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और कंधार जो है ये अर्घनाब नदी के तट पर स्थित है। ये कंधार जो है ये अर्घानदाब नदी के तट पर स्थित है और इस नगर की स्थापना जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? ऑप्शन ए है सैंटियागो, ऑप्शन बी है ब्यूना आयर्स, ऑप्शन सी है मैक्सिको सिटी, ऑप्शन डी है रियो डी जेनेरो और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूना आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर जो है ये अर्जेंटीना स्थित है ना। अर्जेंटीना स्थित ब्यूना आयर्स को दक्षिण का पेरिस के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का जो नगर है ब्यूना आयर्स ये अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
त्रिपुरा में। ठीक है, बाबा गड़िया पूजा जो है ये त्रिपुरा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें गौ माता की पूजा की जाती है। इसमें गौ माता की क्या होती है? पूजा की जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है यानी स्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी दी हैग में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रारंभ एक ब्रिटिश वकील पीटर कैरेंसन के द्वारा 28 मई 1961 को समाचार पत्रों में दी गई एक अपील के साथ हुआ था और यह मानव अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है और इस संस्था को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये लंदन में स्थित है और इसका प्रारंभ अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गठन कब किया गया था तो इसका गठन एक ब्रिटिश वकील पीटर कैरेंसन के द्वारा 28 मई 1961 को समाचार पत्रों में दी गई एक अपील के साथ में किया गया था। ठीक है, और ये मानव अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, 1977 में इसे शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और इस क्लास में हम लोगों ने कुल 15 प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि आपके बीएड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहिए और जैसे जैसे आपकी क्लास होती है आप क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी इसका कोई नोटिस नहीं आया कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लेकिन ये तय है कि आपकी तैयारी जो है वो अगर पहले से रहेगी तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अपने कीमती समय में से है ना आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी आपके पास बचते हैं उसको आप इस क्लास में दीजिए। मेरी गारंटी है कि आपको निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।